इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन भाग 3, जिसमें हम अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। खनिजों के बारे में हमने पढ़ा, हमने धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा। अब अधात्विक के बारे में जानते हैं। जैसे में अभ्रक भी एक अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। जैसे में जो अभ्रक है एक प्लेट के रूप में मिलेगा, चाहे पतरन के रूप में, एकदम छोटा छोटा टुकड़े के रूप में मिलेगा। इसका चादरों में विपाटन स्प्लिट आसानी से हो सकता है और इसी की वजह से चादर बनाया जाता है। कौन सा चादर? स्टील का चादर। यही सब लगाकर स्टील का चादर बनता है। एक स्टील का चादर सीधा रख दिया जाए तो जल्दी धंस जाएगा, लेकिन उसको भी शेप में कर दिया जाए, जिस तरह करकट होता है उस तरह वो जल्दी नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो कई गुना ज्यादा प्रेशर अब झेल सकता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती, इतनी महीन कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कई हजार, 1000 परत, मतलब यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में भी वो सब समाहित हो जाएंगे सिकुड़ जाने के बाद। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, मतलब इस अभ्रक का शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक विस्वाहन के गुण, मतलब एक तरफ से जब दूसरे तरफ जाता है तो उसके गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली अपरिहार्य खनिजों से एक है। जैसे मैं बताता हूं, आप किसी भी बल्ब का उठा लो, किसी भी बल्ब ले लो, हम उसको अलकतरा समझ लेते हैं, लेकिन वह अभ्रक होता है। होल्डर के, मतलब जो हम होल्डर में लगाते हैं ना, तो वो जो एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम के बीच में काला कलर का होता है, तो वो काला इसी से बनता है। आप बिजली के पोल पर देखोगे एक इंसुलेटर लगा रहता है, चाहे बड़ा बिजली का पोल हो चाहे छोटा भी, तो उसमें ये लगा रहता है, बिजली को पास नहीं होने देता है। नहीं तो अगर उसके अलावा कहीं और जोड़ दिया जाए तो पोल में करंट आ जाएगा, पोल में करंट आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इंसुलेटर के रूप में करंट ना पास करे, इस रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा बिजली वाले सेक्टर में ही इस्तेमाल होता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। यह हमेशा उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार के पास। बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। और बिहार झारखंड की बात ले लें तो कोडरमा घाटी झारखंड में और गया घाटी, इसको बोलते हैं हजारीबाग पेटी, ये आपको गया से थोड़ा सा आगे पड़ता है, वहां पर इसका भंडार है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक, राजस्थान में देखा जाए तो मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के पास है। वहां पर पहाड़ है, उसी पहाड़ को काटकर पीसकर बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी, मैंने ऊपर भी बताया है कि अभ्रक का कौन कौन सा जगह है। तो आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। वहां से भी अभ्रक बहुत ज्यादा पैदा होता है। अब आता है चट्टानी खनिज चूना, जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं। चूना का इस्तेमाल गुटखा खाने में बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद पेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है चूना का। आजकल चूना का इस्तेमाल आपको होता है, किस चीज में बताते हैं, जब आदमी का पैर टूटता है ना, तो जो लिक्विड लगता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, वो किसी से बनता है? चूना और प्लास्टिक को मिलाकर बनाया जाता है। चूना और प्लास्टिक के मिश्रण को मिलाकर उसके बाद से ही लगाया जाता है। सूखने के बाद वो एकदम लोहा जैसा हो जाता है, इतना मजबूत कि फिर उसको हथौड़ी से काटना, हथौड़ी से नहीं, उसको ब्लेड से, कटर से काटना पड़ता है, तब कटता है। इतना मजबूत हो जाता है। एक बार किसी का हाथ टूटा हो, उसी हाथ से बोलना कि उस प्लास्टिक ऑफ पेरिस से मार देवे, मतलब वो बैंडेज से मार देवे, प्लास्टर जिसको बोलते हैं, सिर फूट जाएगा। और नहीं फूटेगा तो इतना ज्यादा दर्द होगा ना, ये सहन से ऊपर चला जाएगा ये।
तो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनाइट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड से बनी चट्टानों में पाया जाता है। जहां पर कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनाइट और मैग्नीशियम कार्बोनाइट से चट्टान बनी हुई होती है, वहां भी उसी के आसपास उसी के बीच में ही चूना मिलता है, चूना का पत्थर। और इतना खतरनाक होता है, समझो कि 100 लीटर पानी ले लो, 100 लीटर पानी में खुद खड़े हो जाओ और एक बोरा 50 किलो तुम उसमें चूना डालो। मालूम चलेगा कि करीबन आधे घंटे के बाद आपका नीचे का एक चमड़ा खत्म, मतलब पूरा आपके मांस का एक परत खत्म हो जाएगा। और उसके बाद से जो दर्द होगा वो आपके मरने तक, मतलब 5 मिनट तक आप जब जिंदा रहोगे तब तक दर्द करेगा। उसके बाद ऊपर। तो ये एक्सपेरिमेंट मत करने लगना घर पे, ये हाथ डालूं, ये करूं, वो करूं, नहीं, केवल पढ़ो। हाँ, भले लैब में जाना तो इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे में एक मांस का टुकड़ा ले लेना, पानी में डाल देना, ठीक है, और चूना 2 मार्केट से खरीद कर लाकर पानी में डाल देना, और देखना कि पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना चूना उतना ही पानी। देखना है कि कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद, जो मांस का टुकड़ा उसमें डाला हुआ होगा ना, वो मांस का टुकड़ा गायब हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो पूरा चेथरी हो जाएगा, फट जाएगा, चाहे फूल जाएगा पूरा। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जहां पे थोड़ा सा गर्मी वाला इलाका होता है ना, वहां पर पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है और चूना का इस्तेमाल लोग सीमेंट बनाने में ज्यादा करते हैं। कंपनी वाले कच्चा माल के रूप में इसको लेते हैं सीमेंट बनाने के लिए। व्हाइट सीमेंट का नाम सुने हो, पीओपी का नाम सुने हो, ये सब कौन चीज से बनता है? सब चूने से बनता है, लेकिन थोड़ा सा और रॉ मटेरियल कचरा फेंट कर बनाया जाता है। और लोहा प्रगलन भी भट्ठों के लिए अनिवार्य है। और लोहा प्रगलन, जो लोहा को गलाता है, तो अपना भट्ठा बनाने के लिए, भट्ठी बनाने के लिए भी चूना का इस्तेमाल करता है। कैसे? चूना इतना ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है कि समझो कि एक चूना का बर्तन बना हुआ है, मतलब चारों तरफ से लिप दिया गया है चूना से। तो चूना को पिघलाकर चूना से ढाल दिया जाता है, जिसके अंदर उसके बाद से वो जो अभ्रक जो था ना, ऊपर जो पढ़े हम, अभ्रक का कोटिंग लगाया जाता है। और उसके बाद से चूना, अभ्रक का कोटिंग पीछे, और तब उसमें गर्म कर दो और उसके बाद से उसमें लोहा को डालो। लोहा इतना जल्दी पिघलेगा, इतना जल्दी पिघलेगा। और उसके भट्ठा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। यहाँ पे देखो, चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश, सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहाँ पे होता है? राजस्थान, उससे कम मध्य प्रदेश, उससे कम आंध्र प्रदेश। राजस्थान में 21, मध्य प्रदेश में 11, आंध्र प्रदेश में 11, छत्तीसगढ़ में 10, कर्नाटक में 10, गुजरात में 8, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में 8 और अन्य में 13। बाकी सब मिलाकर 13% तक ही उत्पन्न कर सकते हैं। खनन को घातक उद्योग, किलर इंडस्ट्री बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। यहाँ पर दिया जा रहा है खनन को घातक उद्योग। देखो, जब हम ज्यादा खनन करने लगते हैं ना, तब भूकंप और सुनामी और चक्रवात, 3 चीजों का आना एकदम लाजमी हो जाता है। भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, नहीं तो चक्रवात आएगा। चक्रवात मतलब बहुत ज्यादा बारिश। तो इसको किलर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। खतरनाक उद्योग को किलर इंडस्ट्री भी बोला जाता है इंग्लिश में। किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम भी बनाए जाते हैं। बहुत ज्यादा सुरक्षा का अधिनियम बनता है। पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। खनिज के जोखिम खतरे, ये देखो खतरा क्या क्या है। क्या आपने कभी खनिजों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? हाँ या ना? नहीं सोचा है ना। खनन का तरीका जो चल रहा है, उससे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये सामने ट्रक दिख रहा है ना, ट्रक जा रहा है तो धूल उड़ रहा है। तो खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषित होता है।
तो खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़े संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, फेफड़ा ही खराब हो जाता है। खदानों की छतों से गिरने, यहाँ पर देखो, खदानों की छतों से गिरने, सैलाब आने, सैलाब मतलब क्या, मतलब हम खनन कर रहे हैं, अब नीचे से भोर फूट गया, पानी एकदम तेजी से आ रहा है, तो सैलाब आ गया कि नहीं, तो तुरंत करीबन आधे घंटे के अंदर में आपका पूरा भर जाता है। तो इसी में कितने लोग मारे जाते हैं। अब बात आ जाती है, खनन हो रही है, भूकंप आ गया, तो मतलब वहां का सारा जमीन नीचे चल जाएगा, धंस जाएगा, ऊपर से आपके और कुछ गिर जाएगा, तो बस नीचे दबा गए, कोई बचाया तो बचाया, नहीं तो मरो। तो जल प्लावित होना, यहाँ पर सैलाब का मतलब यही दे रहा है कि नीचे से पानी बहुत तेजी में आने लगता है, जिसके वजह से हजारों लोग मारे जाते हैं उसमें। कोयले की खदानों में आग लगने आदि, और जहां कोयला होता है ना, ओरिजिनल कोयला, वहां पर जैसे हम खोदते हैं तुरंत आग लग जाता है। वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, तनको ऑक्सीजन होगा कि आग लगेगा। कोयला वाले सेक्टर में देखना, कोयला जहां से निकलता है वहां पर ऊपर जहां भी कोयला आप कोरोगे ना, वहां पर आग लग जाता है। ट्रक में रखने पर ट्रक में आग लग जाता है, तो ट्रक पे आग लगता है, उसी तरह ट्रक उनको ले जाकर ढहा आता है, फेंक देता है। और जो जमीन के नीचे जो माइनिंग होता है, उसमें क्या होता है कि लोग जो जाते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है, और बहुत सुविधाजनक जाकर वहां पर वो बम लगा कर आते हैं, नहीं तो खनन करके लाते हैं। नहीं तो थोड़ा सा चिंगारी हुआ, ऑक्सीजन लगा कि बस तुरंत इतना तेज आग लगेगा कि उसको बुझा पाना नामुमकिन हो जाएगा, आग बंद ही नहीं होगा। अभिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खता लगने से भूमि और मिट्टी का अवक्ष होता है। अब देखो, जो भी प्रदूषण हुआ हवा में, वो कहीं ना कहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मिट्टी पर बैठेगा, तो जहां भी मिट्टी पर वो बैठा एक लेयर बन जाएगा, तो भूमि को खराब करेगा। पानी सोखने का जो क्षमता होता है भूमि का, उसको कम कर देता है, ये दिक्कत हो जाती है। और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है, और नली नाले और नहर और नदियां, इनकी प्रदूषण बढ़ते जाती है, प्रदूषण इनमें बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आता है झाइल टू सेफ्टी। हर जगह पर सेफ्टी देना बहुत जरूरी होता है। जहां पर खनन हो वहां पर सेफ्टी देना जरूरी होता है। अभी एक अक्षय कुमार का फिल्म आ रहा है, जो खनन में जो लोग फंसे हैं उसको बचाने का काम करते हैं। ये लिखा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड वेयर नॉट अ प्लेस। हर जगह पर सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं होता है, मतलब अच्छा सुरक्षा का जरूरत जहां पर होता है वहां पर होता ही नहीं है। बस केवल मरेंगे तो मरेंगे, 100-200 मजदूर मरेंगे, 400 मजदूर मरेंगे, बेसी से बेसी तो कोई थोड़े मरेगा। 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया दे देता है, सब काम खत्म। झारखंड में जहां पर कोयला होता है वहां पर आप देखोगे तो लगेगा कि कई घर तो ऐसे ही जल जाते हैं कोयला के गर्मी की वजह से। वहां पर खाना पकाने के लिए टेंशन नहीं होता है। कैसे? थोड़ा सा मिट्टी खोदो, 2-3 हथौड़ी मारो, ईंटा गरम, मतलब वहां का नीचे का कोयला गरम हो जाएगा, पतीला रखो, सब्जी डालकर फ्राई करके खा लो। तो इतना आराम है, लेकिन घर जल जाता है, इसका भी तो समझना पड़ेगा। खनिजों का संरक्षण कैसे होता है? हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपेक्षित है। मतलब हम उद्योग और कृषि से आने वाले सामानों के ऊपर ही हम पूरी तरीके से निर्भर हैं। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि, खनन में जो भी राशि लगती है असार्थिक अंश है, वो समझा जाए तो एक असार्थिक अंश है, उसका कोई उतना मूल्य नहीं होता है, लेकिन उसका सम्मान जब उद्योग में बन जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अर्थात भूपरपट्टी का 1%, जमीन का एक भाग, जिन खनिज संसाधनों के निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लगते हैं, जो जमीन और वो संसाधन बनने में लाखों साल लग जाता है, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से खनिज निर्माण की
भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है। यहाँ पर देखो, खनिज फिर से निर्माण हो तो भूगर्भिक प्रक्रिया जो होते हैं ना, अपने से बन जाना इतना धीमा धीमा बनता है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। मतलब हम आज समझो कि 100 किलो तांबा निकाल रहे हैं, कहीं से 100 किलो तांबा निकाल रहे हैं, 100 किलो तांबा निकाल लिए और एक साल में तांबा बनेगा कितना? 100 ग्राम। एक साल में 100 ग्राम, मतलब समझो कि बहुत साल लग जाता है, एक खनिज खत्म हो जाता है वो खनिज को बनने में। तो हम लोग दूसरे देश पर आश्रित हो जाते हैं कि वो देगा तो हम खाएंगे, नहीं देगा नहीं खाएंगे। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा नवीकरणीय योग्य है। खनिज संसाधन जो है एकदम सीमित है, लेकिन उसी तरह धीरे धीरे नवीकरण तो होता नहीं है, अनवीकरणीय योग्य है, उसका नवीकरण हो ही नहीं सकता। मतलब एक बार खत्म हो गया तो हजारों लाखों सालों के पहले तो वो नहीं बनेगा। हाँ, एक पिरामिड गिर जाए, पिरामिड नहीं, एक बाहर से तारा आके गिर जाए उसमें तो बन सकता है, लेकिन वहां से कौन कौन जीव इकट्ठा होगा, पैदा होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। क्या है? समृद्ध खनिज हमारे देश की जो खनिज है वो हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति में गिनी जाती है देश की संसाधन, देश का संसाधन। जैसे में जितना भी धात्विक हो गया, अधात्विक हो गया, चाहे आपको पानी ही क्यों ना हो गया, ये सब चीज इस देश की मूल्यवान संपत्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं। और लोग भी, इंसान भी यहाँ के मूल्यवान संपत्ति हैं। देखो, पैदा हुए हो तो 2 धर्म पहले निभाना, एक पितृधर्म, एक मातृधर्म। ये एक धर्म हो गया, मतलब माता पिता का धर्म, और दूसरा धर्म हो गया देश का धर्म। 2 धर्म जरूर निभाना, बाकी सब नहीं भी निभाए तो चलेगा। माता पिता की सेवा और देश की सेवा, ये 2 काम कर लो, जीवन में आपको वो खुशी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। लेकिन आप तनी तनी के लिए झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये अल्पजीवी है, मैंने धर्म के बारे में बताया वो नहीं, ये संपत्ति जो है अल्पजीवी है, पता नहीं कब खत्म हो सकता है। आयस्कों के सतत उत्खनन से, आयस्कों का बहुत तेजी से जो उत्खनन चला जा रहा है, होते जा रहा है, लागत बढ़ती है क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। समझो कि जितना ज्यादा गहरा हम खनन करते हैं तो उस सामान की गुणवत्ता और भी घटते जाती है, और वही घटने की वजह से हमें और खनन नहीं करना पड़ता है, वहां का माइनिंग बंद करना पड़ता है। और अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषकीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। अब देखो यहाँ पर है क्या, आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित करने के लिए, सुनियोजित एवं सतत पोषकीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्ति प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब अपने संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अच्छे तरीके से पोषकीय ढंग से, यहाँ पर पोषणीय है मतलब उसको सावधानी से उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग लगाकर थोड़ा सावधानी से, कि निम्न कोटि के आयस्कों जो कम पाए जाते हैं, कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। मतलब जो प्रौद्योगिकी है उसका धीरे धीरे विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, धातु जो खत्म होता है फिर से बनता है, तो पुनः चक्रण, रति धातुओं का प्रयोग तथा अन्य परिस्थितियों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। मतलब समझो, हम धातु को बनाए, फिर से चक्रण करने के लिए क्या करेंगे, जो रद्दी धातु बचेगा उसको फिर से लेंगे और उसको फिर से लेकर उसको फिर से पिघलाकर फिर से कुछ ना कुछ उसका बनाएंगे, तबे हम भविष्य में अपने खनिजों का संरक्षण कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आज एक पुल में कितना रॉड लगता है, एक पुल में इतना रॉड लगता है कि आदमी पूरा फैक्ट्री खाली करवा ले।
मतलब एक पिलर में इतना रॉड लग जाता है जितना एक औसत पहाड़ का वजन होता है। कोई जरूरी थोड़े है कि एक ट्रक हम मिट्टी लाते हैं तो उसमें से पूरा का पूरा लोहा निकल जाएगा, नहीं निकलता है। उसमें से आधे में लोहा निकलेगा, आधों में कभी कभी नहीं निकलता है, और बाकी सब रोड बनाने में इस्तेमाल कर दिया जाता है, पीस पास कर सब निकाल लिया जाता है। लोहा को छाना भी जाता है ना, समझो कि कैसे, एक चुंबक आता है, चुंबक उसमें से लोहा वाला सब चीज खींच लेता है और बाकी सबको फेंक देता है, और उसको अलग अलग प्रकार में इस्तेमाल कर लिया जाता है। जरा ध्यान से सोचे और बताएं, इन पदार्थों की सूची बनाए जहां खनिजों की अपेक्षा उनकी परिस्थितियों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और कहां से प्राप्त हुआ? प्रतिस्थापन यहां से वहां, यहां से वहां, ये कहां से मिला है? अब है ऊर्जा संसाधन। ये दिख रहा है कोयला खदान का आंतरिक दृश्य। ये सुरंग बना बनाकर कोयला काटा जा रहा है, कोयला यहाँ पर निकल जाता है और मशीन आती है, यहाँ से कोयला को उठाकर ले जाकर बाहर फेंक देती है और वहां पर ट्रक पे लाद कर लेकर चला जाया जाता है जहां पर जरूरत हो। आगे देखते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, जरूरी बात है। हर चीज के लिए, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, पीसी हो, टैबलेट हो, गैस हो, गाड़ी हो, मोटर गाड़ी हो, साइकिल हो, साइकिल में भी लगता है ग्रीस, लगता नहीं, लोहा लगता नहीं, और ऊपर से ले लो हवाई जहाज, ट्रक ले लो, बस को, ट्रेन में जो भी ट्रेन हो, तो सब ऊर्जा पर तो चलती है ना, चाहे पेट्रोल पर चले, चाहे डीजल पर चले, चाहे मोबिल पर चले, चाहे बिजली से चले, चाहे कोयला से चले, चाहे सूरज के किरण से चले, ऊर्जा तो चाहिए। खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हर जगह पे होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज है। ऊर्जा का उत्पादन जो है एक ईंधन खनिज है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। किस चीज का? ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे में देखो, आप यहाँ पर परंपरागत के तौर पे जानते हैं, तो परंपरागत साधनों में आते हैं लकड़ी, उपले, उपले मतलब गोबर का बना हुआ गोईठा चाहे चिपड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली, चाहे वो बिजली पानी से हो चाहे वो सोलर के वजह से हो, ये सब सम्मिलित है परंपरागत साधनों में। अब देखते हैं गैर परंपरागत साधनों को, तो उसमें आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, गर्मी के वजह से बिजली बनाना, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। ये सब शामिल किया जाता है गैर परंपरागत में। आगे देखो, ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी और गोईठा चिपड़ी। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों में प्राप्त होता है। फिर से जानो इसको, एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में, गांव के घरों में आवश्यक ऊर्जा 70% से अधिक इन दो, किससे? लकड़ी और गोबर से। दो तरीके से होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन हो जाता है, नहीं हो पाता है ना इतना, बरसात में भी सब बचा कर रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उपलो मतलब गोबर चिपड़ी और गोईठा का उपयोग भी हतो उत्साहित किया जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपयोग होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जाता है। गोबर का इस्तेमाल खेती बाड़ी में किया जाता है और गोईठा और चिपड़ी का भी इस्तेमाल खेती बाड़ी में किया जा सकता है। खाना बनाने में गोईठा और चिपड़ी का इस्तेमाल खूब किया जाता है। कैसे में? ऐसा बात थोड़े गोईठा नहीं जलता है, गोईठा जलता है, खूब मस्त जलता है। लिट्टी सेकना है, काची पर सेकोगे, घूर धनकाना है, काची पर धनकाओगे। घूर मतलब गांव में लोग आग धनकाते हैं, काची पर धनकाएंगे, सब गोईठा चिपड़ी धनका डालते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहां कहां से आते हैं, इसको मैं
अगले भाग में बताता हूं। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप हर बात के लिए कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट @gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंद्रजीत में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी कमेंट करेंगे 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।